है डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक नंबर 1 शो दंगल। आज बात फिक्सिंग की करेंगे, मैच फिक्सिंग की नहीं बल्कि चुनावी फिक्सिंग की, जिसका आरोप राहुल गांधी ने अपने एक लेख में लगाया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजे के 6 महीने बाद फिर से ईवीएम का सियासी बटन दबा दिया है, जिससे विवादों का रिजल्ट अब सामने आ गया है। शनिवार को अपने लेख में राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए लिखा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली की गई और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया। यह आरोप इतना संगीन है कि राहुल को कल ही चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, कुछ और छनछनाते हुए सवाल छोड़ गए। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष ने भी राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कई चुनाव हारने की वजह से राहुल गांधी ने यह फर्जी नैरेटिव गढ़ा, लेकिन बिहार में राहुल के सहयोगी आरजेडी ने उनके सुर में सुर मिलाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी के सवाल वाजिब है। अब असली सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सचमुच एक गंभीर लोकतांत्रिक सवाल उठा रहे हैं, या फिर ये साल के आखिर में होने वाले बिहार चुनाव में हार का खतरा देखते हुए अभी से ही सवालों का एक बवंडर खड़ा करने जैसा है। क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना केवल राजनीति है या फिर लोकतंत्र का अपमान? आज ऐसे ही चुभते सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। वेरी गुड। ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। बेशक अभी भाजपा दे रही है। ये क्या है? चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आता है उसमें हस्ताक्षर नहीं होते। चुनाव आयोग को जो जवाब देना चाहिए वो हिरेन जोशी दे रहे हैं, और भाजपा से तो हमने सवाल पूछे ही नहीं है। हमने तो सवाल चुनाव आयोग से पूछे, तो भाजपा क्यों जवाब दे रही है? तथा होती है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में और केंद्र में भी, वहाँ बड़े पैमाने पर चुनाव में बेईमानी धांधली हुई और वोट फिक्सिंग हुई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ी धांधली और बेईमानी करने का काम कर रही है। चुनाव में कुछ कपलेबाजी हुई है। राहुल जी ने ये पूरी बात लोकसभा के अपने भाषण में कही है, कोई ये नई बात नहीं है। उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग्स में ये बात कही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से चुनाव चुराया गया, और विदेशों में भी जब उनको पूछा गया तो उन्होंने ये बातें कही है। लेकिन आज अच्छी बात है कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की माध्यम से पूरे देश में ये बात फिर से एक बार चर्चा में आई है। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, स्वागत कीजिए। आरपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं, चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, शायना एनसी नेता शिवसेना के हमारे साथ हैं, सुषमा अंधारे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी ग्रुप की, और मोहम्मद अमीन पूर्व संयुक्त निदेशक ईसीआई, ये हमारे साथ मौजूद है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार हमारे प्रमुख सवाल आज है क्या राहुल गांधी का मैच फिक्सिंग कहना एक लोकतांत्रिक संस्था का अपमान है या गंभीर चेतावनी है? क्या फर्जी वोटर लिस्ट, बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, बूथ डेटा में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों में कोई तथ्य है? क्या तेजस्वी और राहुल अपने बयानों से इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बार बार टारगेट कर विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? क्या देश में सिर्फ वही चुनाव निष्पक्ष माने जाएंगे जिसमें कांग्रेस या विपक्ष जीते? ये कई तरीके के सवाल है, लेकिन यहाँ मैं 2 विंडो रखना चाहती हूँ और यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती हूँ। चित्रा बाथम और मोहम्मद अमीन, इनको आमने सामने रखिए, क्योंकि चित्रा, जो आरोप आप लगा रही हैं वो बहुत ही गंभीर है। आपसे मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से है, जहां पर वो ये कह रहे हैं, मैं एक एक करके जो पॉइंटर्स है ना मैम, वो आपसे समझना चाह रही हूँ। जो पॉइंटर्स लिखे गए हैं चिट्ठी में, बाकायदा जो आरोप लग रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से मैं समझना चाहूंगी। और हमारे साथ मोहम्मद अमीन है, जो बताएंगे कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, या कहाँ झोल लगता है, कहाँ गड़बड़ी है, या सिर्फ ये आरोप है। थोड़ा सा समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला आरोप, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति पर कब्जा कर लिया गया है। कैसे? अर्पिता जी नमस्ते, आपको और आपके दर्शकों को। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अर्पिता जी, आपको जैसे पता ही होगा कि चुनाव से पहले एक लॉ पास किया गया था, जिसके तहत
सीजीआई एवं जो सरकार के लोग हैं एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये तीनों का की सहमति से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी नियुक्ति होनी थी। लेकिन अचानक से सीजीआई का जो अपोजिशन है उसको हटा के उन्होंने सरकार के ही नुमाइंदे को रख लिया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2:1 के रेशियो में जब आप किसी भी चीज का सिलेक्शन करवाना चाहेंगे तो क्या ये एक फेयर सिलेक्शन होगा? यानी और आप- वैसे भी अच्छा ठीक इनको- है हाँ। चित्रा जी, मुझे ये बताइए पहले क्या प्रोसेस था और आप ये कह रहे हैं बाद में बदल दिया गया। पहले जो चुना जाता था, क्योंकि आपकी सरकार थी तब से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है ना मैम, पहले क्या प्रोसेस जी। फॉलो करते थे आप लोग? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रोसेस था वो सरकार की तरफ से लेकिन सबकी सहमति के साथ और एक जो ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल पर्सन होता था उसको अपॉइंटमेंट दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कट एक वन साइडेड मैंडेट जो है वो करने की कोशिश करी गई थी और नहीं, इसीलिए ये तो आपने कह दिया, ये तो आप बता रही हैं कि हम ऐसे करते थे। आप ये कह रही हैं उसमें एक न्यूट्रल बंदा रखते थे। अमीन जी आ रही हूँ, आप ही स्पष्ट करेंगे आज सारी तस्वीर सर, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पब्लिक भी तो समझे, नेता आके नए नए आरोप लगाकर चले जाते हैं, पब्लिक को कुछ समझ ही नहीं आता कौन झूठ कह रहा है कौन सही कह रहा है। भाई मैम आप ये कह रही हैं आपके समय में आप कौन कौन लोग होते थे उस नियुक्ति में जो चुनते थे, मुझे वो समझाइए, वो बताइए पहले। हेलो अर्पिता जी, आप अपना सवाल वापस रिपीट करेंगी? हाँ बिल्कुल करूंगी चित्रा जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये कह रही है ना कि ये जो समिति है इस पर ही कब्जा बीजेपी ने कर लिया। आपके टाइम पे जो समिति चुनती थी वो क्या प्रोसेस होता था, कि कौन से लोग होते थे, विपक्ष के कितने बंदे होते थे, कैसे चुना जाता था, वो समिति में कौन लोग होते थे, ये मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता था वो सरकार और विपक्ष के जॉइंट एफर्ट्स के माध्यम से ही होता था। लेकिन जैसे बता देंगे सर अमीन साहब। अर्पिता जी, इनको पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं है, आई एम श्योर। जिस तरह से इनको आप प्रश्न पूछ रही हैं उसका जवाब नहीं बीजेपी दीजिए। के समय बदला क्या है, मैं आपसे हाँ। ये भी स्पष्ट समझना चाहती हूँ कि क्या वही- कोई बदलाव वही बीजेपी बता- गवर्नमेंट के आने के हाँ। बाद हुआ है? जी, तो वही मैं बताना चाहूंगा कि ये तो चला आ रहा था मनमोहन सिंह जी तक। उसके बाद जब से जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई एज ए कमिश्नर, तो उसके लिए इन लोगों ने हु एंड क्राई किया पूरे देश में और ये कहा कि साहब ये इनके अपने आदमी होते हैं जो इनको इलेक्शन जिताएंगे, उस पर्पज से इनको जो है डाला जाता है, तो एज ए कमिश्नर बना दिया जाता है। उस पर ये बात गई सुप्रीम कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई थे, उनके सामने जब ये बात आई तो फाइलें मंगाई गई इलेक्शन कमीशन से और देखा गया क्या प्रोसीजर था। इलेक्शन कमीशन ने पूरा पूछा कि किस तरह से आपने चुनाव का कमिश्नर को नियुक्त किया है, वो पूरी प्रोसीजर बता दिया गया। उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक कोई रूलिंग नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है, किसी तरह का हमारे पास इसका कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं बनाया गया है। तो इलेक्शन तो हमारे सीजीआई ने कहा कि ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को कि अगली बार जो भी इलेक्शन कमिश्नर चुने जाएंगे उसमें सीजीआई मेंबर रहेंगे, एलओसी मेंबर, एलओपी मेंबर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर तो होते ही चेयरमैन। तो इस तरीके से टेम्परेरी, लेकिन उनको ये कहा गया इसके लिए कोई कायदे नियम कानून बना दिए जाएं। करती रही ये प्रक्रिया वैसे ही करती रही। इनफैक्ट जो आप समझाना चाह रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि अब बदला ये है कि चीजें और बेहतर हुई हैं। यानी अगर पहले ज्यादा आसार थे गड़बड़ियों के, बट अब कोर्ट तक ये मामला गया और चीजें सुधरी और चीजों को सुधारा गया। लेकिन ये आरोप आपने पहला लगाया वो यहाँ स्पष्ट हो गया, सामने आ गया। चित्रा जी अब मैं दूसरे सवाल के साथ, क्योंकि देखिए मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी से पहले मुझे रिपोर्ट करने का मौका दे। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपने कहा कि मौके बहुत थे, लेकिन क्या कांग्रेस के समय इस तरीके की जो ईवीएम रिगिंग एक सेकंड चित्रा जी, अभी ना ये हम क्योंकि राजनीतिक तौर पर मैंने अभी ये पूरी डिबेट खोली नहीं है। मैम एक सेकंड, अरे रुकिए ना, अरे आप तो तलवार लेकर आई हैं एकदम, रुक जाइए। चित्रा जी सुनिए ना, बहुत सारे 5 सवाल हैं क्योंकि ना उनका जवाब जल्दी ले लूं और मेहमानों के पास भी जाना है जल्दी से। फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है, ये कैसे आपको लगता है मैडम? आप देख सकती हैं
कि लोकसभा के चुनाव तक वोटिंग पॉपुलेशन जो पूरी महाराष्ट्र की है वो 9.5 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन है और टैक्सी वोटर्स ऐड किए गए थे। तो आप इस चीज को एक सस्पिशियस नजरों से नहीं देखेंगी कि इतनी एफिशिएंसी अमीन ऐसा साहब, कौन सा क्या इस दावे में कुछ सच्चाई आपको लगती है? फर्जी मतदाताओं की सूची में जोड़ा गया है, फर्जी मतदाताओं को जैसा वो आंकड़ा दे रही है, एक बड़ा आंकड़ा है कि आखिर 5-6 महीने में ऐसा ही करिश्मा कैसे हो गया? जैसे अभी ये बात कर रही थी चुनाव आयुक्त के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए मैं इनको ये बताना चाहूंगा, आपकी जनता हो गए तो उनको इंडक्ट किया जाता है या और कोई आ गया होता है वहां पे ट्रांसफर होकर उस जगह पर, तो उन स्थानों पर उनको इंडक्शन किया जाता है और डिलीशन किया जाता है। ये तो सिस्टम है। इलेक्शन असेंबली के पहले और 6 महीने पहले वहां पर पार्लियामेंट में यानी आप कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है ये पहले ही जैसा चल रहा है। इसमें मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा अर्पिता जी, अर्पिता एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि वहां पर 90 कंप्लेंट्स महाराष्ट्र में आई थी जिसका कि जवाब दे दिया गया था। और दूसरी बात ये 1 लाख हमारे बीएलओस हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि मुझे बताया जाए कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। आज तक कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं उठा पाई है, न ही लिख के दे पाई है। रूल ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे देखिए मैंने 2 सवाल रख लिए, जरा मैं किसी और मेहमान इंतजार उनका लंबा हो जाएगा अगर मैं 5 सवाल बैक टू बैक पूछ लूंगी। 3 सवाल और है। चित्रा जी रुक जाइए, ओपन होने दीजिए। आपके सवालों का यहाँ तस्वीर साफ हो रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, जरा एक रिएक्शन जरा मैं ले लूँ। शाइना एनसी, आरपी सिंह और सुषमा अंधारे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, आपका एक रिएक्शन। इस तरह के आरोप, आप तो इसको हताशा निराशा देख रहे हैं, लेकिन मुझे याद आता है वो वक्त भी जब 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी भी कह रहे थे, ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। तो आज वो उठा रहे हैं तो क्या गलत है? जो भी विपक्ष में होता है वो अपनी सुविधा के हिसाब से उठाता है। पर पता जी, मैं आपके प्रश्न को उत्तर देता हूँ। उससे पहले वंडरफुल क्वेश्चन। मैं दिखा तो नहीं पाता हूँ, सुनाता हूँ आपको, सुन लीजिएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है? सरकारी है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए और कंप्यूटर है और ईवीएम में फेल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इनको कहा कि हम कैंडिडेट आइए ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए। कोई गया नहीं इनमें से, कोई पार्टी गई नहीं इनमें से ईवीएम। एक छोटा रिएक्शन सबसे ले लो। शाइना एनसी जी, आपसे जी। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुंबई की हूँ, मैं सभी सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम ये आर्टिकल राहुल गांधी ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो जिस नासमझी से उन्होंने लिखा है, एक एक सवाल के ऊपर जवाब है। अभी उन्होंने कहा कि 2019 की विधानसभा में 8.98 करोड़ वोटर्स थे। विधानसभा के बाद लोकसभा 2024 में 9.29 करोड़, जहां 31 लाख वोटर्स बढ़े और उनकी जीत होती है, वहां कोई ईवीएम टैंपरिंग नहीं। जो इलेक्शन कमीशन बेहतरीन काम करे और देखे कि 40 लाख वोट बढ़े विधानसभा में, जहां फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा अर्पिता जी, महिलाओं ने जिन्होंने मानन करना चाहिए कि प्रोसेसेस इतने अच्छे हुए हैं और जो हमें ये व्यू लेना। देखिए एक बार सवाल ये उठता है फिर कांग्रेस पार्टी पर। ठीक है, मैं मान रही हूं कह सकते थे जी, आपने पढ़ा नहीं, आपने लिखा नहीं, आपके ठीक है शाइना जी, सुषमा जी, इसलिए ये बहानाबाज। मेरा सवाल इसलिए क्योंकि जहां जहां आप जीत जाते हैं, बार सवाल उठता है वही कर्नाटक तेलंगाना में, वहां ईवीएम कैसे सही हो जाता है? उसको छोड़िए, आज अगर ये याद आ रहा है कि महाराष्ट्र 6 महीने हो गए मैम, कुंभकर्ण की नींद कोई सो रहा था क्या? 6 महीने लगे जागने में, इतना समय क्यों? अरे चुनाव हुए इतना समय हो गया, अब जाकर ये याद आ रहा है कि भैया ये गड़बड़ी हुई थी। और आपके जो वो लोग हैं, यानी जो आपके पोलिंग बूथ में जो आपके बूथ एजेंट होते हैं, वो तो अगर उस समय कोई भी आपत्ति जताएंगे तब तक ईवीएम सील ही नहीं हो पाएगी। उस समय क्यों आपत्ति जताई नहीं गई और अब आपत्ति जता के होगा क्या? एंकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम आखिर में ही सही, लेकिन आपने पूछा तो सही, क्योंकि जितने लोग बीजेपी ने पहला सवाल पूछा था कि क्या सही में यह जो इलेक्शन कमीशन है या सरेंडर बना हुआ है, या अगर बना है तो कैसे बना है। आप उनको प्रोसेस पूछ रही थी, पहले आपको प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि पहले इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर
उनका चयन करना है तो उस चयन के लिए राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन 3 लोगों का रहना वहां तय था। अब ऐसी क्या बात हो गई कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने यहाँ से चीफ जस्टिस साहब को हटा लिया। एक मिनट, मैंने आपसे कौन सा साल में हुआ? एकदम आवाज चुप, मैंने एक बात नहीं की है। ठीक है, कौन सा साल में हुआ? आरपी सिंह जी, हाँ ठीक है। अब प्लीज आप लोग, मैं ये मान के चल रही हूँ कि एक पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार आप जो है मैम रुकिए एक सेकेंड मैम, देखिए एक जो चेतावनी और ये लहजा है ना, थोड़ा सा सौम्य रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है मैम। सुषमा जी, मैं कह रही हूँ किसी को डराना धमकाना ये सब तरीका नहीं अच्छा लगता ना, मतलब बहुत आराम से अपनी बात कहिए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ ना सुषमा जी। चीफ जस्टिस को अर्पिता जी मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए चीफ जस्टिस को हटाने की क्या दूसरी की, अरे यहाँ वोटर की संख्या बढ़ गई है। जो कोई मेरे पहले जो बोल रहे थे महानुभाव और वो कह रहे थे ईसीआई के कोई है वह, और वह कहते हैं कि अरे भाई यहाँ तो कोई बढ़ भी सकता है ना, कि जो फर्स्ट वोटर है उनकी भी तो संख्या बढ़ सकती है। कितनी बढ़ सकती है? अरे तकरीबन 5 साल में जहां 31 लाख वोटर बढ़ते हैं, वहीं पर जो मई में इलेक्शन हुआ है उसके बाद नवंबर में अगर असेंबली इलेक्शन आता है तो मई से नवंबर में सिर्फ 4 से 5 महीने में 48 लाख वोटर बढ़ते हैं। जहां 5 साल, अगर आप इतनी बेबाकी से सारी चीजें बता रही सुषमा जी, तो फिर इस सवाल का जवाब दे लीजिए। सुनिए ना, 6 महीने बाद क्यों याद आया? हाँ दीजिए, हाँ पूछिए ना। हाँ, हम आपको जरा बता दें, ये 6 महीने बाद नहीं याद आया है। हाँ। महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए हैं तब से हर दिन से यह बात बोली जा रही है। महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुआ है तब से हर एक दिन हम पूरे महाराष्ट्र में जाकर बात कर रहे हैं, और राहुल जी ने भी इस पर बार बार बात की है। अब शायद इन लोगों को मिर्ची इसलिए लगी है। चलिए ये बता दीजिए, जहाँ जहाँ आप चुनाव जीत जाते हैं, आपके दल या आप जिसके साथ गठबंधन में हैं, जब जीत जाते हैं वो क्या तरीका है, वहां पर ईवीएम सही काम कैसे करता है? एक ही ईवीएम यहाँ गड़बड़ किया जा सकता है, जहाँ भाई जो मान लीजिए कुछ गड़बड़ करना चाह रहा है वो हर चुनाव जीतेगा, फिर हर जगह गड़बड़ कर लेगा। क्यों चुन कर करेगा कि नहीं यहाँ करते हैं यहाँ नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? अर्पिता जी मेरे पास आपके सवाल का भी जवाब है। आपने अपना शो ओपन करते हुए कहा कि चलो दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पर हम कर देते हैं। अगर सही में आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है या करने की क्षमता रखती है, या चैनल यह क्षमता रखता है, तो चैनल बीजेपी से पूछे कि अरे अगर यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी एक को भी अगर संदेह हुआ तो वह संदेह उसका पूरा स्पष्टीकरण देना, यह बीजेपी की जवाबदेही है। अगर हम बोल रहे हैं कि मैम एक बात मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी क्षमता को आंकने से पहले आपकी क्षमता पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। सुन लीजिए सुषमा जी, सुन लीजिए, आप क्षमता की बात कर रही हैं, यहाँ चुनाव आयोग पर बात हो रही है, आप बीजेपी पर सवाल उठाने लग रही हैं। 30 लाख पहले और 40 लाख बाद में आए, ये अच्छी बात नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी, सुन लीजिए सुषमा जी, शायद आपके सामने टीवी स्क्रीन नहीं है। सबकी आवाज कम कीजिए। शायना जी एक सेकेंड, सुषमा जी एक सेकेंड। सुषमा जी आपके सामने शायद टीवी नहीं है जिसमें आप नहीं देख पा रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मैंने 2 प्रवक्ताओं को नहीं रखा, मैंने कांग्रेस और बीजेपी को नहीं रखा, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल हैं, एक को सही और एक को गलत नहीं बताया जा सकता। मैम मैंने सामने कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही थी उसको रखा, और उसके बगल में मैंने अमीन साहब को रखा है जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक हैं ईसीआई, निष्पक्ष बात रखने के लिए ना। मैम वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता। मैंने अपने इतने पत्रकारिता में समझ लिया है कि कोई भी राजनीतिक दल दूध का दूध पानी पानी नहीं करता। मैम वो तो दूध में जितना पानी मिला ले अपनी सुविधा अनुसार उतना बेहतर उनके लिए रहता है। मैम उनसे तो हम प्योरिटी की बात ही नहीं कर सकते। प्योरिटी तो राजनीतिक दल दिखा ही नहीं सकते। किसी के दूध में ज्यादा पानी, किसी के दूध में कम पानी, लेकिन पानी हर जगह है। मैम अर्पिता जी, अमीन साहब भी यह नहीं कर सकते, और एंकर महाशय अर्पिता जी अमीन साहब भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, राहुल गांधी को बुला लें, क्योंकि उनके सिवा तो आपको किसी पर भरोसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को, यूबीटी को, सबको उन पे ही भरोसा है।
अमीन या साहब, उद्धव ठाकरे को बुला लें? अर्पिता जी, किसकी बात का भरोसा करेंगे आप? अर्पिता क्योंकि आप अपने नेता से उठकर ऊपर किसी और पर भरोसा ही नहीं कर पाते। आप सेना पर भरोसा नहीं कर पाते, यहाँ की किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। मैम, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, कैसे जीवन चलेगा किसी पे बिना भरोसा किए? चलिए, आप बीजेपी की साइड इतने भी मत लीजिए। ठीक है। अर्पिता जी, आप बीजेपी की इतनी भी बड़ी रहनुमा मत बन जाइए। और अमीन साहब जो ठीक है, मैं उद्धव ठाकरे की बन मैं जाती उनको हूँ। बता देता हूँ। मैं उद्धव ठाकरे की बन जाती हूँ तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यहाँ अपनी सुविधा के साथ आपसे सवाल पूछ लूँ तो मैं उनकी हो गई, उनसे सवाल पूछ लूँ तो मैं उनकी हो गई। ये चक्र जो आप लोगों ने चला कर रखा है ना मैम, रोकना पड़ेगा, थामना पड़ेगा। पत्रकार के सवाल हैं, पत्रकारिता के हिसाब से लीजिए मैम, इसको किसी और रंग मत दीजिए। ये आप लोगों का नया पैतरा है, जितने प्रवक्ता आते हैं। मैं रोक रही हूँ मैम, मैं बहुत समय, क्योंकि मैं इतनी चर्चा, मैम आप उसको बहुत डिरेल कर रही हैं और आपने बहुत हद तक कर दिया। मैं वापस रखती हूँ, जरा चर्चा में वापस आती हूँ। शाइना जी एक जवाब, उसके बाद अमीन साहब को निष्पक्ष रख के 3 सवाल और मेरे बच्चे जो कांग्रेस पार्टी ने उठाए, उस पर मैं एक बार फिर से जवाब लूंगी। शाइना जी एक छोटा सा जवाब आपको जब बताना पड़ता है। देखिए, ये उबाटा सेना अपनी कि ये है मैच फिक्सिंग, ये है ईवीएम टैंपरिंग, बल्कि हमने स्वीकार किया जिस अंदाज से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने काम किया लोकसभा और विधानसभा के बीच। बच्चे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उन 3 पर भी जरा स्पष्टीकरण आज के शो में ही हो जाए तो बेहतर रहेगा। अब अगला जो चिट्ठी में जो बात कही गई, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। चित्रा जी, ये कैसे लगा आपको? क्या सबूत है आपके पास, या कैसे आप ये महसूस या आपकी पार्टी महसूस कर रही है, वो स्पष्ट कीजिएगा। अमीन साहब को सामने रखिएगा, अमीन साहब जवाब देंगे इस पे कि ऐसा हो सकता है या नहीं। चित्रा। अर्पिता जी, आपने यहाँ पे सारे पैनलिस्ट लोगों से बहुत सारी बातें करी, उसका पहले मैं 10 सेकंड में थोड़ा रिबटल दे दूं और फिर बाद में मैं आपके सवाल को। वैसे मैं बातें कर नहीं रही थी, इसको चर्चा बोलते हैं। ठीक है, अभी आप इंटरप्ट मत कीजिए। आपने कहा कि विपक्ष 6 महीनों से कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि विपक्ष जब से चुनाव हुए थे, उसके जो रिजल्ट आए हैं, तब से कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया में जाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से वक्त लेने की कोशिश कर रहा है। हमें चित्रा जी, मैं आपको एक छोटी सी चीज लॉजिकल बात करना चाहती हूँ। मैम सुनिए ना, ऐसे केवल हम यहाँ हो अल्लाह करने के लिए नहीं आए ना, चीजें थोड़ी स्पष्ट हो इसके लिए भी आए। चित्रा जी रुक जाइए, आप ये कह रही हैं कि आप लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं, ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये मुद्दा उठा रही है। अरे चित्रा, इस सवाल सुनेंगी तो जवाब दे पाएंगी ना, सुनिए तो, सुनिए जरा। अरे सुनिए, सवाल ले रही हूँ। अरे सवाल आप थोड़ी पूछिएगा, मैं पूछूंगी ना मैम, रुकिए। मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि लगातार आप ये सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है, मैं ये मान लेती हूँ, लेकिन इस सवाल का क्या मतलब? जब जो काम करना है तब वो काम अगर नहीं होता तो बाद में रोने से या कहने से क्या फर्क होगा? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब बूथ एजेंट, आपके बूथ एजेंट ने महाराष्ट्र चुनाव में, मुझे बताइए कहाँ शिकायत दर्ज कराई, कितनी शिकायत दर्ज कराई, मुझे बताइए ना। शिकायत दर्ज कराई है मैम, क्या हवा में बात चल रही है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायत दर्ज, अरे तरीका है ना मैम, तरीका। मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, फ्लाइट लेना पड़ेगा ना, जाने के लिए फ्लाइट लेना पड़ेगा ना, कि केवल कहने से अमेरिका पहुंच जाइएगा? नहीं ना मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये अगर मैम आप ये कह रही हैं कि आप लोगों को गड़बड़ियां, खामियां लगी, मैं मान लेती हूँ लगी होंगी, होगा, हो सकता है, उसके लिए शिकायत करने का एक प्रोसेस, एक तरीका है ना। कहाँ किया, कितनी शिकायत की, क्या क्या कहा, वो बता दीजिए, वो बताइए ना मुझे, बताइए। वक्त ही नहीं देते। 7 फरवरी 2025 को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी सुप्रिया सुले जी और संजय राउत जी के साथ में राहुल जी गांधी ने, उसके बाद में भी इलेक्शन कमीशन ने कोई वक्त नहीं दिया। उससे पहले भी 10 बार मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, ट्विटर पे बोलने से, डिबेट में आकर यहाँ पर बोलने से उनको शिकायत नहीं कहते मैम, और ये तरीका नहीं होगा ना शिकायत करने का मैम। इसको ये शिकायत करने का तरीका थोड़ी है कि अरे हमने तो ट्विटर में शिकायत की थी, अरे हमने तो फेसबुक में लिख दिया था। लिख के शिकायत दी है, कहाँ दी? समय इलेक्शन कमीशन के पास हमारे डेलीगेशन किस मुद्दे पर? ये जितने 5 मुद्दे आपने लिखे हैं, इसको लेकर आपने, आपके जो बूथ एजेंट थे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई? राहुल गांधी की बात नहीं है, हमारा पूरा राष्ट्रीय लेवल का डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें वक्त नहीं दिया। हमारी जो भी रिटर्न की शिकायतें थी, एक्स-सीसी राजीव कुमार जी ने अच्छा, शायरी में। अमीन साहब मुझे जरा इसमें स्पष्ट समझाइए,
चुनाव के बाद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत होती है तो वो दिक्कत कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्विटर पे बोल के, फेसबुक पे बोल के, या इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके? क्या तरीका, क्या प्रोसेस है, जरा ये स्पष्ट कीजिए। चित्रा जी रुकिए, शाना जी आ रही हूँ मैं। मोहम्मद अमीन साहब, आप क्लियर सही से बता पाएंगे? अर्पिता जी इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है या इन लोगों ने प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया। जो हमारे कायदे कानून बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको बताया जाता है जब इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं कभी भी, चाहे वो पार्लियामेंट को, असेंबली को, सारे ऑल पार्टी लीडर्स को इलेक्शन कमीशन बुलाता है और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसमें इनको सब पता होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बार बार शोर मच रहा है कि इलेक्टर रोल में गड़बड़ होती है। आपको मैं बता दूं, जिला निर्वाचन अधिकारी जब इलेक्टोरल रोल का चल रहा होता है रिवीजन, उस वक्त वो पब्लिश होती है ऑल पार्टी लीडर्स को कि जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ एजेंट होते हैं वो बकायदा जब तक साइन नहीं करते, उनको सब बताया जाता है ना कि कहाँ कहाँ कितने ईवीएम में कितने वोट हुए, फिर वो साइन होता है, उसके बाद ईवीएम जो है सील होती है। तो ये बात कहाँ, ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है कि आप मतदान प्रतिशत बढ़ा और घटा कर बता देंगे? मैं वहीं पे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग का, और सारा चीजें होती है। उसके बाद एक हमारा फॉर्म 17 होता है जो दिया जाता है, और वो प्रिसाइडिंग अफसर लास्ट में जब बैलेट ये मशीनें सील हो जाती हैं हमारी। हाँ अमीन साहब, अगर इनको इतनी समस्याएं हैं जिसमें ये चिट्ठी पर लिख रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को सही तरीका क्या है दर्ज कराने का? चित्रा जी की आवाज कम कीजिए मैम, ऐसे नहीं होता। मैं आ रही हूँ, रुक जाइए। अर्पिता जी सुनिए। हाँ, अर्पिता जी, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो सारा स्टेट या जो सेंटर है पूरा हमारे कंट्रोल में होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, चाहे वो ट्रांसफर हो या पोस्टिंग हो, कोई भी हो। और हमारे एक असेंबली और पार्लियामेंट में ऑब्जर्वर होते हैं। जनरल ऑब्जर्वर होता है, निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, और साथ में एक ऑब्जर्वर जनरल होता है आईएएस का, एक आईपीएस का होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एक होता है रेवेन्यू के लिए, एक होता है इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए। कितना क्या खर्चा है, समझना चाह रही हूँ। ये जो ये कह रहे हैं इतनी 5 ने शिकायत दर्ज करा दी, अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं, ये तरीका क्या होना चाहिए? मतलब आपको अगर कोई समस्या है तो इनको कैसे उसको दर्ज कराना चाहिए? क्या वो बाद में मिलने का समय मांगकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये तरीका है? ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख के करें, ये तरीका है? या क्या तरीका, वाजिब तरीका क्या है, वो जरा बताइए मुझे। अर्पिता जी, आपको, देश को और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ क्लियर कट कि ये जो शोर मचा रहे हैं ये गलत है। जब चुनाव अनाउंस होता है तो मैंने बताया भी कितने ऑब्जर्वर होते हैं, तरह तरह के ऑब्जर्वर, तो और उनके नंबर पब्लिश किए जाते हैं, उनका ठिकाना होता है कि कहाँ होंगे, इंस्पेक्शन हाउस में होंगे, कहाँ पे होंगे, जहाँ होते हैं उनकी एड्रेस दिया जाता है। सारे पार्टी के लीडर मिलके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि साहब यहाँ पे पैसे की गड़बड़ी है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ये पर्चे बांट रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें बांट रहे हैं, हर चीज का कंट्रोल होता है और सबको पता। यानी ये चुनाव के बाद में ही होता है ना, तुरंत बाद ही होता है ना सर, उसी समय होता है ना सर? 24 आवर अर्पिता जी, और 24 आवर हमारा इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम खुला होता है, उनको उसी वक्त दर्ज कराना है, उसके बाद नहीं होता। छोटी सी चीज, उसी समय आपको ये शिकायत दर्ज करानी होगी ना सर, रिसीव करा राइटिंग में उसी समय आपको दर्ज करानी होगी ना बातचीत। चित्रा मैडम, आपकी पार्टी में दर्ज कराया था राइटिंग में उसी समय? अभी मैं बात करूं, अभी मैं बोल सकती हूं? पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। क्या राइटिंग में उस समय ये जो 5 शिकायत अभी राहुल गांधी बता रहे हैं, वो राइटिंग में वहां पर दी गई थी? ये जो सवाल है ये तो रिजल्ट्स के बाद ही आए हैं ना बाहर, कि ये सारी चीजें। मैं वो प्रोसेस देखिए समझाया ना इन्होंने सर, मैं आपसे नहीं रही होंगी। मैं पूछ रही हूँ क्या उस समय लिखित तौर पर ये आपकी जो भी दिक्कतें, समस्याएं, शिकायत थी वो दर्ज कराई गई थी या नहीं कराई गई थी? या फिर मैं बात कर लूं? आपने अपना सवाल रखा ना, मुझे बात करने का मौका तो दीजिए। मैम, सवाल के जवाब में बातचीत नहीं करेंगे ना हम, सवाल के जवाब को चाहूंगी ना मैं। बातचीत के लिए कभी आइएगा मैम, बातचीत कर लेंगे, अभी तो चर्चा कर रहे हैं ना। रुकिए थोड़ा। अरे चित्रा जी, मैं फिर से एक बार सवाल, मैम आराम से मैम, आराम से एक बार फिर दोहरा देती, बहुत एक छोटा सा सवाल है, फिर रख लीजिएगा अपनी बात। क्या उस समय शिकायत लिखित तौर पर दर्ज कराई गई थी चुनाव होने के 24 घंटे के अंदर मैम? मैं आपको यही समझा रही हूँ कि ये इतने बड़े लेवल की धांधलगर्दी हुई है
पूरा इलेक्टोरल सिस्टम रिग हुआ है, हाईजैक हुआ है। ठीक ये है। रिजल्ट के बाद ही बाहर आया है। ठीक है, यानी मैम ओके, आपको अब मैं शिकायत आपकी बात दर्ज रखूं। नहीं, आपको शिकायत दर्ज करने पे भी इन्होंने बड़ी साजिश कर दी और रोक दिया मैम। आप शायद शिकायत नहीं दर्ज करवा पाई। आप उल्टा ये बोल बहुत रही हैं। बड़ी साजिश हुई है मैम, कैसे हुआ ये? क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? नहीं, आप मैं समझ नहीं पा रही ना, आप या तो समझा नहीं पा रही। आप समझना नहीं चाहती इतना चलिए heavily फिर से कोशिश कर लेते हैं, फिर से कोशिश कर लेते हैं, फिर से कोशिश कर लेते अब हैं। मैं अपनी बात रखूं कि नहीं रखूं? क्या लिखित में ये जानकारी शिकायत दर्ज कराई गई या नहीं? मुझे हाँ ना में बता दीजिए, एक्सप्लेन शायद आप कर नहीं पा रही। जवाब दे चुकी हूँ। हाँ? मैं आपके सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। आप मुझे आगे बोलने नहीं देंगे आपकी तरफ से। मैम, मैं हाँ या ना बता दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। And this is humiliating. मैम ये शिकायत, मैम ये No, this is not acceptable. This is not acceptable. मुश्किल है थोड़ा सवाल, आई नो। सवाल जो है, चित्रा ये जी, सवाल जो है, चित्रा जी अच्छा नहीं लग रहा ना, जल्दी से ये समझ लो, शिकायत दर्ज हुई थी या नहीं हुई थी? शिकायत दर्ज हुई उन्होंने है, शिकायत की नहीं। शिकायत दर्ज हुई या नहीं हुई? ये है अर्पिता जी, उन्होंने शिकायत तब की नहीं। अभी 6 महीने के बाद जब बाबा उठेंगे तब उनको याद आया कि चलिए हम बिहार ये ना में आपके अगेंस्ट चला जाएगा। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी, अगर ये स्पष्ट कर देंगी ना तो कम से कम पता तो चलेगा कि ये चुनाव के तहत किया गया है, एजेंडा चल रहा है, बिहार चुनाव सामने देखकर। एक छोटा सा इस पर सवाल था जिस पर आप घुमा रही हैं, हाँ या ना? शिकायत दर्ज, आप घुमा रही हैं। शिकायत दर्ज हुई या नहीं? शिकायत दर्ज करवाई थी अर्पिता लिखित जी, तौर पे? उन्होंने दर्ज किया ही नहीं। आप इलेक्शन कमीशन को पूछिए। मैं, क्योंकि ये आप स्पष्ट नहीं कर पाए और इसीलिए ये जो जलेबी बना देते हैं राजनीतिक दल के नेता और प्रवक्ता, इन्हीं जलेबी में सारा खेल खराब होता है। क्या वाकई चुनाव सामने बिहार को देखते हुए या चुनाव के वक्त या आने वाले चुनाव को देखते हुए ऐसे दावे वादे कर दीजिए, ऐसे आरोप लगा दीजिए, लेकिन जब करना है क्या ये राजनीतिक दल उस समय कोई कदम नहीं उठाते? कई सवाल है यहाँ पर। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।